भारतीय विज्ञान संचारक समूह में हमारे सभी श्रोतागणों का आज सांध्यकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं गीता सचदेवा कपूर मेरठ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच पुनः उपस्थित हैं आदरणीय श्री अनिल कुमार थानवी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद मैडम। मंच आप जी सर, स्वागत है। ओके प्लीज कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद। भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर आज हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। और उसमें हम पृथ्वी के भौगोलिक विकास की चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 हमने प्रस्तुत कर चुके हैं और पार्ट 2 अब आपके सामने प्रस्तुत है। भाग 2 में हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ नया है, उसके लिए हम अभी आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो पार्ट 2 में आज हम जो बात कहेंगे, जो बात विशेष रूप से गौर करने की है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल के जन्म और उसका विकास किस प्रकार से हम एक नई अवधारणा के आधार पर बता रहे हैं, उसका प्रभाव पृथ्वी के भौगोलिक विकास पर पड़ता है। और जब हम भौगोलिक विकास की बात करते हैं तो कुछ बातें ऐसी है जो एकदम बदल जाती है, जैसे पृथ्वी फैल रही है या सिकुड़ रही है। एक बात, महाद्वीप ब्रेक हुए, एक पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी ये बताती है कि महाद्वीप ब्रेक हुए और उनसे फिर पृथ्वी पर अलग अलग लॉरेशिया और गोंडवाना, और उसके बाद में जुरासिक, क्रिटेशियस और फिर वर्तमान स्थिति तक पहुंचे। तो हम जो बात कहना चाहते हैं कि पृथ्वी एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। फिर साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के भौगोलिक विकास में जब इस बात पर ध्यान आता है कि पृथ्वी क्या वास्तव में ड्रिफ्ट हुआ, अगर महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज कैसे होती है, ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन और डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, किस प्रकार से पृथ्वी में जो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है उनमें हलचल हो रही है। कहीं ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन हो रहा है, कहीं कन्वर्जेंट, कहीं डाइवर्जेंट, और कहीं फाल्ट हो रहा है, कहीं फोल्ड हो रहा है, कहीं सबडक्शन हो रहा है। तो सोचने की बात यह है कि क्या ड्रिफ्ट हुआ, जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कहती है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में एक दूसरे से फिट थे, कोस्ट लाइन उनके एक दूसरे में फिट थी, और दूसरे महाद्वीप भी इसी तरह से उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और इस प्रकार से अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। कन्वेक्शन ने इसको ब्रेक किया और पेंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक होने के बाद में महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटने लगे, यानी कॉन्टिनेंट्स की प्लेट में मोशन होता है। हमारी भी थ्योरी कहती है कॉन्टिनेंट्स की प्लेट में मोशन होता है, कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं लेकिन वॉन्डरिंग नहीं करते, यानी कि बिना किसी यूनिवर्सल कॉमन नियम के, एक सार्वत्रिक एक नियम के अनुसार महाद्वीपों में हलचल होती है। हमारी शुरुआत किस तरह से है, पिछली कड़ियों में हमने बताया कि महाद्वीप
कैसे गैर दानव ग्रह से के सॉलिडिफिकेशन होते जाने से किस तरह से धीमी गति से एक रॉकी स्टेट में जब पृथ्वी जैसे ग्रह का अस्तित्व आने लगा तो महाद्वीपों की उत्पत्ति होने लगी और पानी बना, और इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का विकास हुआ। हमने बताया कि जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, और सुपर आर्थ और पृथ्वी के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं। एक चैन, एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है जो ये बताती है कि एक ग्रह का भौगोलिक विकास किस प्रकार से होता है। साथियों, सबसे पहले तो बात आती है जब एक सुपर कॉन्टिनेंट जैसा था और वो ब्रेक हुआ तो हमारा ये पृथ्वी ग्लोब है, ये पृथ्वी ग्लोब वास्तव में क्या एक्सपेंड हुआ? क्योंकि वर्तमान में एक्सपेंशन थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और सभी भूवैज्ञानिक लगभग एक मत है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है एक्सपेंड हो रहा है। क्वेश्चन तो ये है कि पहले किस साइज में था, छोटा था और एक्सपेंड होता गया और ड्रिफ्ट होता गया, महाद्वीप हटने लगे, हटते हुए वे अब प्रश्न यह है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह कितना एक्सपेंड होगा, कहां तक एक्सपेंड होगा? इसका कोई जवाब नहीं। कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास जिस तरह से पैंजिया के ब्रेक होने से ड्रिफ्ट हुआ और ड्रिफ्ट होते होते इस तरह से इसके निशान बताए जाते हैं कि समुद्र के अंदर एक मिड अटलांटिक रिज है, वो इसका प्रमाण बताए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिज है और पर्वत के रूप में समुद्र के अंदर है, जिसकी खोज 1950 के दशक में हुई। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये और दूसरी रिजेज भी है, केवल ये रिज नहीं है, और भी रिजेज है। उनसे पता चलता है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर हटे। हमारी थोड़ी इस बात को सपोर्ट करती है कि कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट तो होता है, हलचल होती है। अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सिरक रहा है और मूवमेंट हो रहा है उत्तर की तरफ। इसी प्रकार से इंडिया भी उत्तर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और वर्तमान में ये भी बताया जाता है कि अफ्रीका दो भागों में, दो कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो रहा है और एक नए कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साथियों, हमारी ये बात इसको सपोर्ट करती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हम ये कहते हैं कि वास्तव में एक ग्रह सिकुड़ता है, एक्सपेंड नहीं होता है, कुछ विशिष्ट कारणों से हमारा ये ग्रह एक्सपेंड होता हुआ पता चल रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है कुछ विशिष्ट कारणों से। हो सकता है वो मानवीय कारण भी हो, कुछ नेचुरल कारण भी है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि क्या सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी एक्सपेंड होते हैं? जैसे क्या मरकरी एक्सपेंड हो रहा है, वीनस एक्सपेंड हो रहा है, मार्स एक्सपेंड हो रहा है, या जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो, क्या ये सभी ग्रह एक्सपेंड हो रहे हैं? क्या चंद्रमा है, क्या वो सभी एक्सपेंड हो रहे हैं? नासा के मिशन से पता चला है कि हमारा जो चंद्रमा है वो कॉन्टैक्ट हो रहा है, श्रिंक। और इसी प्रकार से मरकरी ग्रह के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। दूसरे चंद्रमा भी सिकुड़ रहे। तो साथियों, बात यह है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह जो है, क्या हकीकत में सिकुड़ रहा है या एक्सपेंड, या मतलब कांटेक्ट हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, ये तय करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पृथ्वी जो है एक समय मंगल ग्रह जैसी थी, नहीं सॉरी, मंगल एक समय पृथ्वी ग्रह जैसा था और पृथ्वी सुपर आर्थ जैसी थी। तो आप सोचिए कि सुपर आर्थ से पृथ्वी बनी और मंगल जो है
पृथ्वी जैसा था, तो बड़े साइज का था, बड़े आकार का था, तो सिकुड़ना तो निश्चित है। इसका मतलब सिकुड़ा। मंगल ग्रह अगर पृथ्वी के आकार का था, क्योंकि पृथ्वी जैसी उसमें स्थिति थी, वैसा जीवन, वैसा वायुमंडल, वैसा ही महासागर, वैसे ही महाद्वीप, वहां वैसा ही जलवायु, वैसा ही जीवन। तो अगर मंगल ऐसा था, तो बड़े आकार का था, उसका डायमीटर ज्यादा था, उसका मास ज्यादा था, उसकी ग्रेविटी ज्यादा थी, उसके मैग्नेटिक फील्ड का पावर भी ज्यादा था, उसका जियोग्राफिकली देखें या लिविंग्स के रूप में देखें, अगर वो पृथ्वी जैसा था तो आकार में बड़ा था। इसका मतलब क्या है कि मंगल जैसे स्टेट में आने पर वो सिकुड़ा, तो हमारी पृथ्वी भी सिकुड़ती जा रही है। इसका लॉजिकली बात करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पृथ्वी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है। कुछ कारणों से पृथ्वी में एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें एक सूर्य का कारण भी हो सकता है। पृथ्वी पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिस तरह से, तो पृथ्वी वास्तव में कॉन्टैक्ट हो रही है या एक्सपेंड हो रही है, ये सोचना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको अलग अलग ग्रुप दिखा करके बताया कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, पहले जुपिटर जैसी स्थिति, गैस दानव जैसी स्थिति में था, क्योंकि हमारा सौर मंडल बड़ा था और उसके ग्रह भी बड़े थे, पृथ्वी भी बड़ी थी, चंद्रमा भी बड़े थे। इसी प्रकार से सौर मंडल के जितने भी आकाशीय पिंड है, गैस दानव ग्रह है, या जितने भी रॉकी ग्रह है, प्लूटो हो, मरकरी हो, वीनस हो, पहले बड़े आकार के थे, मंगल भी बड़े आकार का था। तो हम अगर ये सोचें कि सारा सौर मंडल बैक में जाए, तो बैक में जाने पर एक समय पृथ्वी कभी गैस दानव जैसी स्थिति में थी और गैस दानव ग्रह कभी तारे जैसी स्थिति में थे। हमारा जुपिटर ग्रह जो है एक फेल्ड स्टार के रूप में, तो हमारे सौर मंडल में वर्तमान में जैसे सूर्य है, तो पहले 3-4 सूर्य हो सकते हैं, एक बाइनरी स्टार सिस्टम हो सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये सौर मंडल एक्चुअल है, हकीकत में सिकुड़ता जा रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। सूर्य भी सिकुड़ रहा है, हमने ये बताया, तारे भी सिकुड़ रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह, चंद्रमा है, सब सिकुड़ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जब भौगोलिक विकास की बात होती है, तो हमारा ये पृथ्वी जो ग्रह है, वो पृथ्वी ग्रह जो धीरे धीरे क्या है कि सिकुड़ता जा रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। कुछ विशिष्ट कारणों से इसमें वर्तमान में जैसे पैसिफिक ओशियन जो है, वो क्या है कि फैलता जा रहा है, और भी बातें कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है। तो वर्तमान में एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा सपोर्ट हो रहा है कि पृथ्वी के में एक्सपेंशन लगा था। तो अतीत में जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और पैंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट था, और ब्रेक होकर के इस तरह से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दूसरे छोटे बड़े द्वीप, यूरोपियन, एशिया सभी, और अफ्रीका और इंडिया, और इस प्रकार से अंटार्कटिका, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ब्रेक होकर के दूर दूर हटे और कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट हुआ। तो ऐसा लगता है कि ड्रिफ्ट हुआ होगा। हम ड्रिफ्ट को एक नए तरीके से समझा सकते हैं कि ड्रिफ्ट को हकीकत में कैसे समझना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पृथ्वी सिकुड़ेगी और भविष्य में सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ वीनस जैसी बन जाएगी, वीनस के बाद में उसके बाद में मार्स जैसी, मार्स के बाद में क्या है कि प्लूटो जैसी, मरकरी जैसी, और इस तरह से फिर चंद्रमा, गैनीमेड, इस तरह से सिकुड़ते हुए चंद्रमा में रूपांतरित होते हुए फिर आगे जाके कॉमेट या एस्ट्रॉइड में ब्रेक क्या है सिकुड़ते हुए, फिर मिटियोर्स में ब्रेक होते हुए फिर ब्रह्मांड में धीरे धीरे घुल जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि हकीकत में क्या है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, जैसा कि मैंने पूरी पूरी बात जो है वो एक चार्ट के द्वारा बताई कि वास्तव में अतीत क्या था और वर्तमान क्या हो गया, और इस तरह से हमने बड़ा चार्ट आपके सामने रखा कि देखिए इस तरह से हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, पहले इस तरह से एक ब्लैक होल के रूप में जन्मा और इस तरह से पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ, और इस तरह से
पृथ्वी का तो ये इस तरह से हमने जो बताया है कि पृथ्वी का जो पूरा चार्ट बताया है आपके सामने, तो इस चार्ट के अनुसार हमने ये पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि देखिए किस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, पहले ब्लैक होल था, फिर ब्लू स्टार, फिर व्हाइट स्टार, फिर इस तरह से ये इस तरह से ये इसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होते होते इस तरह से ये आगे तारों में इस तरह से सूर्य में, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से फिर इस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी ग्रह हकीकत में सिकुड़ रहा है। तो सिकुड़ रहा है तो फिर ड्रिफ्ट को कैसे समझाएंगे हम? पृथ्वी अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि देखिए, थोड़ा निकट ले आता हूं, ये देखिए, अगर पृथ्वी ग्रह इस प्रकार से, ये जो थ्योरी है ये भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है कि पृथ्वी इस तरह से थी, फिर ऐसे इस प्रकार से ड्रिफ्ट होते हुए पेंजिया ब्रेक हुआ। इस तरह से वो समझाते हैं कि पेंजिया किस प्रकार से ब्रेक हुआ, यानी सुपर कॉन्टिनेंट था और सुपर कॉन्टिनेंट किस प्रकार से ब्रेक होते हुए और इस स्थिति तक पहुंचा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत में तो पृथ्वी जो है पहले बड़े आकार में थी और फिर छोटे आकार में होती गई, और हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह जो है पहले विशाल ब्लैक होल के रूप में, फिर तारों के रूप में, तारों से फिर सूर्य, सूर्य से फिर गैस दानव, गैस दानव से फिर सॉलिडिफिकेशन होते हुए वर्तमान स्थिति में। तो फिर ऐसी स्थिति में हम ये मिड अटलांटिक रिज और दूसरी रिजेस को कैसे समझाएंगे? हम कैसे ये समझाएंगे कि सिमिलर कोस्ट लाइन और सिमिलर फॉसिल, सिमिलर रॉक, सिमिलर मिनरल्स और इस प्रकार से प्लांट्स इस प्रकार से एक महाद्वीप को क्रॉस करके दूसरे महाद्वीप पर कैसे पहुंच गए? तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह जो है, जो इस जिस पे ये जो इसमें भी आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट के रूप में आप इस चार्ट को, जैसे कि मैंने अपनी पूर्व चर्चा में भी इसको समझाया कि वास्तव में क्या है कि सभी महाद्वीप जो है वो इस तरह से क्या है कि देखिए, इनकी विशेष आकृति है, इनकी विशेष ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ऐसे हैं और दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप उल्टी उल्टी डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। तो ये बात जुरासिक और क्रिटेशियस में ऐसा क्या फोर्स लगा कि ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप का ये पैटर्न जो है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं और पृथ्वी का ग्लोब ऐसे ट्विस्ट हो रहा है। तो इस पर शोध पत्र लिखा जा चुका है, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मास्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में ये शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, और ये शोध पत्र मैंने प्रिंट करके निकाला और अपने रेफरेंसेज में भी मैंने इसको दिया है, शामिल किया है। तो आपको बताऊं कि वास्तव में पृथ्वी पर अगर ट्विस्टिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग मतलब उत्तरी गोलार्ध के जितने भी महाद्वीप है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे मिड अटलांटिक रिज का हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे इधर रशिया और इसके बीच और यूरोप के बीच में भी एक पर्वत श्रृंखला है, वो भी बेंडिंग है। इसी प्रकार से आगे हवाई बैंड है, और मैक्सिको, पनामा, इस प्रकार से कैरिबियन के बीच का ये स्थान है, और उधर फिलीपींस, कंबोडिया और सिंगापुर और इस प्रकार इंडोनेशिया। तो आप देखिए कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका एक दूसरे से इस प्रकार से इस प्रकार की बैंड आकृति के रूप में है। और आपको जैसे कि मैंने पहले चार्ट में बताया भी है कि देखिए कि किस प्रकार से ये जो आपके सामने मैंने चार्ट बताया, इसमें ये बताया है कि देखिए कि जो जुपिटर में है और जो सैटर्न में है, जो यूरेनस में है, जो नेपच्यून में है, वही पृथ्वी में भी हुआ। मतलब क्या है कि ये अलग अलग अक्षांश पर, ये जो अलग अलग अक्षांश पर आप जो ये देख रहे हैं,
ये जो मैटर का मूवमेंट है, जुपिटर एक प्रकार का गैसीय आकाशीय पिंड है और सौर मंडल का सबसे बड़ा गैस दानव ग्रह है। इसमें अलग अलग स्थान पर ये मूवमेंट है। इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी देखें तो अलग अलग डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो इसी प्रकार से अगर सैटर्न में देखें और यूरेनस नेपच्यून में भी ऐसी बात है। तो जब एक गैस दानव ग्रह धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ और उसमें रासायनिक परिवर्तन होते गए, भौतिक परिवर्तन होते गए, उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आया, उसके रासायनिक और भौतिक चीजों में बदलाव आया, उसकी ग्रेविटी में चेंज आया और धीमी गति से उसके अंदर जो वोल्केनो इरप्शन से लगातार बार मैटर आता गया और इस प्रकार से एक सॉलिडिफिकेशन होता गया। और धीमी गति से क्या है कि रासायनिक परिवर्तनों से यौगिक बने, जटिल अणु बने। तो वो जटिल अणु बनते गए तो धीमी गति से जमीन ऊपर उठने लगी, मतलब रॉकी ग्रह बनने लगा। आप सोचिए कि रॉकी स्टेट आने की स्थिति बनी कैसे। और धीमी गति से जब एक गैस दानव ग्रह का सॉलिडिफिकेशन होता गया तो ये सोचिए कि इस प्रकार का जो ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जो अलग अलग अक्षांश पर जो ये मैटर का मूवमेंट है, जिसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं, इसके रेमिनेंट पृथ्वी पर साफ दिखाई देते हैं। महाद्वीपों में चाहे 7 महाद्वीप है, उन सभी में देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप समूह में देख लीजिए, चाहे एशिया में देख लीजिए, छोटे बड़े द्वीपों में देख लीजिए, आर्कटिक रीजन को देख लीजिए, अंटार्कटिका की शेप को देख लीजिए और ड्रैग पैसेज। मतलब मैं कहता हूं कि पृथ्वी पर जितने भी द्वीप और महाद्वीप हैं, छोटे द्वीप और महाद्वीप, बड़े महाद्वीप हैं, उन सभी में डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट उपलब्ध है, उपस्थित है। आज भी हम देख सकते हैं कि वो रेमिनेंट साफ और स्पष्ट डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है, ना कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के कारण है। तो साथियों, जैसे कि मैंने एक चार्ट और मैंने बताया आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूं वो चार्ट, कि ये जो चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि देखिए जुपिटर में जो डिफरेंशियल रोटेशन चल रहा है, सैटर्न में चल रहा है, यूरेनस और नेपच्यून में सुपर, इस प्रकार से धीमी गति से। तो आप सोचिए कि कन्वर्जन तो हुआ और साथ में सॉलिडिफिकेशन होते होते और इस तरह से धीमी गति से पृथ्वी की स्टेट अस्तित्व में आई, पृथ्वी का अस्तित्व आया और पृथ्वी का जन्म हुआ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हुआ और टेक्टोनिक हलचल क्यों होती है? कारण ये है कि पृथ्वी हकीकत में डिफरेंशियल रोटेशन का प्रचंड प्रभाव आज भी है, आज भी हमें दिखाई देता है। अब सॉलिड जो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स है, लिथोस्फीयर टेस्ट है, उस पे जब डिफरेंशियल रोटेशन के इफेक्ट पड़ते हैं, बार बार पड़ते हैं, जिसके कारण भूकंप भी आते हैं, सुनामी भी आते हैं और जैसे कि महासागरों में जब टेक्टोनिक हलचल होती है तब सुनामी आते हैं और इसी प्रकार से महाद्वीपों में होता है तो भूकंप आते हैं और सिज्मिक वेव चलती है। तो मैं आपको बताऊं कि पेंजिया को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारी सोच बड़ी है, हम बड़े स्तर पर सोच रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जब पृथ्वी के जन्म का नया तरीका हम बता रहे हैं और वो बता रहे हैं इस कारण से कि कैप्टर मिशन और दूसरे अभियानों से अनेक ग्रहों का पता चल रहा है और चलता जा रहा है और भविष्य में और पता चलेंगे। तो इतने ग्रहों का पता चल रहा है, उनका कंपेरिजन होता है, तो हमें जियोलॉजी को अपडेट करना जरूरी है। हमें पूरी जियो साइंस को नए तरीके से सोचना पड़ेगा और जब नए से सोचेंगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात भी होगी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की बात होगी। साथ में क्या है कि जो एविडेंसेस जितने भी है, पैलियोंटोलॉजी की, स्ट्रक्चर जियोलॉजी की बातें या जियोमॉर्फोलॉजी की बातें, सभी हमें नए सिरे से सोचनी पड़ेगी। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि क्या एक ग्रह सिकुड़ता है या एक ग्रह फैलता है। पृथ्वी का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये एक तत्कालिक घटना है, ये हमेशा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कई कारणों से बढ़ रहा है। मानवीय कारणों से तो है ही है और दूसरे प्राकृतिक कारणों से भी है, सूर्य के कारण भी है। सौर मंडल में जब हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं, दूसरे चंद्रमाओं को देखते हैं, क्या वो सभी एक्सपेंड तो हो नहीं रहे हैं? तो पृथ्वी अकेली क्या एक्सपेंड हो रही है?
तो क्या सोचने की बात यह है कि क्या बुध ग्रह फैल रहा है? नहीं फैल रहा ना। इसी प्रकार से वीनस भी फैल नहीं रहा है। इसी प्रकार से मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये भी फैल नहीं रहे। तो पृथ्वी अकेली कैसे फैल रही है? ये सोचने की बात है। तो जैसे कि नासा के वैज्ञानिकों ने पता किया है कि चंद्रमा जो है वो सिकुड़ रहा है, और इसी प्रकार से बुध ग्रह भी सिकुड़ रहा है। इसी प्रकार से सौर मंडल के दूसरे चंद्रमा और ग्रह भी जो है हकीकत में सिकुड़ रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले चित्र बताया कि पृथ्वी जैसे पहले क्या थी, सुपर आर्थ थी। इस प्रकार से सुपर आर्थ थी, और सुपर आर्थ से फिर पृथ्वी बनी, और फिर आगे वीनस जैसी, मतलब सिकुड़ सी जा रही है पृथ्वी। तो हमने ये चित्र बताया, जैसे कि ये चित्र आपके सामने हमने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी ग्रह पहले बड़ा आकार का था, गैस दानव था, और सिकुड़ते सिकुड़ते इस स्थिति में आया, और भविष्य में और सिकुड़ते जाएगा, और इस तरह से सिकुड़ते जाते हुए देखिए अन्य ग्रहों में बदलेगा। तो हमने नासा का कैप्टर मिशन और दूसरे दूसरे मिशन जिनसे पता चल रहा है, नए नए ग्रहों का पता चल रहा है। तो इस तरह से हमारा यह जो पृथ्वी ग्रह जो है हकीकत में सिकुड़ रहा है। कुछ आ, आ, कारण ऐसे हैं जिनके कारण क्या है कि वर्तमान में हमारी पृथ्वी जो है वो स्थायी कारण नहीं है, वो परमानेंट कारण नहीं है। वो कारण धीरे धीरे क्या है कि हमारा पृथ्वी कैसे ठंडा होता जाएगा, कैसे कैसे क्या है कि देखो इस प्रकार से हमारा पृथ्वी ग्रह सिकुड़ते सिकुड़ते ये इस तरह से सिकुड़ते सिकुड़ते दूसरे ग्रहों में, फिर चंद्रमाओं से कोमेट और एस्ट्रॉयड में, इस तरह से फिर क्या है मेटेरियल्स में। इस प्रकार से हमारा पृथ्वी ग्रह सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो हकीकत में पृथ्वी, अर्थ इज नॉट एक्सपेंडिंग, अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी कि पृथ्वी सिकुड़ रहा है, और इस सिकुड़ते हुए ग्रह में जितनी भी जियोलॉजिकल एविडेंसेज है उनको कैसे समझाया जाए, एक बात। दूसरी बात, डिफरेंशियल रोटेशन कैसे ये संभव करके बताता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप सिमिलर रॉक, सिमिलर मिनरल्स, सिमिलर फॉसिल्स, प्लांट्स कैसे पहुंच गए। तो लगातार इस प्रकार से विपरीत दिशा में फोर्स लगने से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, ये इस प्रकार से, तो जितने भी जियोलॉजिकल एविडेंसेज है हमारी, ये जो सौर मंडल के जन्म और विकास की जो नई थ्योरी है उसके अनुसार हम समझा सकते हैं। और उसके आधार पर हम जिस भौगोलिक विकास की बात करते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास एक सिस्टमेटिक कन्वर्जन के कारण, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण धीरे धीरे टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू हुई। तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले सौर मंडल का जन्म नहीं हुआ, और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 4.54 बिलियन वर्ष पहले नहीं हुई, और चंद्रमा की उत्पत्ति भी नहीं हुई इस तरह से कि थिया नाम का एक मंगल जैसा ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराया। तो साथियों, सोचने की बात यह है कि फिर हम कैसे कहते हैं कि पृथ्वी सिकुड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी का इनर कोर है वो सिकुड़ रहा है, आउटर कोर सिकुड़ रहा है, वेंट्रल सिकुड़ रहा है, एस्थेनोस्फीयर सिकुड़ रहा है, लिथोस्फीयर सिकुड़ रहा है। पृथ्वी का पूरा जो एटमोस्फियर है वो भी सिकुड़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सब कुछ वायुमंडल बढ़ नहीं रहा है। पृथ्वी का स्ट्रेटोस्फीयर हो, चाहे मेसोस्फीयर हो, चाहे सभी आइनोस्फीयर हो, वो सभी सिकुड़ रहे हैं। तो हमारा कहना है कि धीमी गति से हमारा ये पृथ्वी जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सिकुड़ता जा रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैंने जो जो बातें आपके सामने रखी है कि देखिए, मैंने जो पूरा चार्ट बताया है कि कैसे पृथ्वी का एक ब्लैक होल के रूप में जन्म हुआ। तो कुछ साथियों का प्रश्न स्वाभाविक है कि पृथ्वी जब पहले पहले उत्पन्न हुई तो पहले पहले क्या थी। सबसे पहले एक ब्लैक होल थी, फिर उसके बाद में अन्य तारों में ब्लू स्टार, व्हाइट ब्लू स्टार, फिर ऑरेंज स्टार, फिर येलो स्टार, फिर सूर्य, फिर दूसरे रेड स्टार तारों में, फिर धीमी गति से गैस दानव ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों से रॉकी ग्रह में। इस प्रकार से
हमारे पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व आने लगा और इस प्रकार से सिकुड़ते हुए हमारे पृथ्वी ग्रह की स्थिति बनी। और आगे भविष्य में क्या होता जाएगा कि पृथ्वी धीरे धीरे कुछ कुछ वीनस जैसी, कुछ मार्स जैसी, इस तरह से होते होते चंद्रमाओं से फिर कॉमेट और एस्ट्रॉयड में, इस प्रकार से मीटियोर्स में ब्रेक होके और धीमी गति से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है ब्रह्मांड में घुल करके विलीन हो जाएगा। तो हमने सृजन और विनाश की एक पूरी एक नई प्रोसेस बताई है, और वो प्रोसेस कन्वर्जन पर आधारित है, ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों कहा, क्योंकि केपलर मिशन और दूसरे अभियानों से बहुत से ग्रहों का पता चल रहा है, पता चलता जाएगा। क्योंकि हमारे इस तरह से हमने जितने भी ये ग्रहों की बात कही है, तो अब प्रश्न एक नए तरह से आ रहा है कि क्या पृथ्वी का है नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर के जो कॉन्टिनेंट्स है वो बैंड हुए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ कि ये चित्र है, ये वाला चित्र जो आपको पहले भी बताया था मैंने कि पृथ्वी जो है हकीकत में इस प्रकार से जो है जो देखिए उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बेंडिंग दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि ये देखिए उत्तर उत्तर अमेरिका और दक्षिण दक्षिण अमेरिका एक दूसरे इस तरह से एस प्रकार से बैंड है। ये इस प्रकार से एस प्रकार की आकृति बनी हुई, और इस प्रकार से बीच में मिड अटलांटिक रिज है। फिर अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज है वो भी बैंड हुए हैं। फिर इंडिया भी बैंड हुआ है। ऊपर रसिया के कुछ द्वीप पर नोविया जेमिलिया, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये भी बैंड हुए हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो पृथ्वी का जो हवाई द्वीप समूह है और न्यूजीलैंड है, ये भी बैंड हुए हैं, अपोजिट बैंड हुए हैं। तो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के ये जो जितने भी आपने देखे ये इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से बैंड हुए हुए हैं। तो साथियों, इससे ये स्पष्ट होता है तो कि क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ये एक बड़ा विशेष प्रश्न आ जाता है जब उत्तरी गोलार्ध के द्वीप और महाद्वीप और दक्षिण गोलार्ध के द्वीप और महाद्वीप एक दूसरे के अपोजिट बेंडिंग है। और पहले तो आपको बताऊं, क्या जुपिटर में अगर आप देखें गैस गैस वातावरण को देखें, उसमें मूवमेंट जो हो रहा है, इतने असंख्य साइक्लोन चलते रहते हैं। सैटर्न में भी ऐसा स्थिति है और यूरेनस नेपच्यून में भी ऐसी स्थिति है। तो क्या ये घूर्णन हो रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ जाता है कि अब हम ये सोचने लगे हैं कि क्या ये जो पृथ्वी में जो इस तरह से ये महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये कैसे बना? क्या घूर्णन से ऐसा बन सकता? तो ट्विस्टिंग होता है, पृथ्वी में ट्विस्टिंग होता है, ये वैज्ञानिकों ने मान लिया है। कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के द्वीप और महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला चार्ट जो है ये इस प्रकार से देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि पृथ्वी में इस प्रकार से महाद्वीप उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे के विपरीत मुड़े हुए हैं। ये क्या संकेत करते हैं? क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? इस जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में ऐसा क्यों हुआ? अगर पेंजिया से ब्रेक होके हुआ, हमारा मानना पेंजिया जैसा कुछ नहीं था, और हकीकत में मूल रूप से जो कॉन्टिनेंट्स का पैटर्न बना वो पहले एक ही था, उसके बाद में ब्रेकिंग हो सकती है। तो साथियों, अब प्रश्न ये है कि अगर इसको एनिमेशन से सोचें कि ये जो ब्रेकिंग है, सॉरी, ये जो बेंडिंग है, कि महाद्वीपों में ये बेंडिंग कैसे हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ एनिमेशन बनाए हैं
और मैंने उन एनिमेशन के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि ये जो ये जो हमारा पृथ्वी का जो, ये देखिए मैंने कुछ आपको बताऊं कि अ, ये देखिए, थोड़ा इसको, ये देखिए, तो मैंने ये एनिमेशन बनाया है। इसमें इस एनिमेशन के द्वारा मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमारा पृथ्वी जो ग्रह है कैसे ट्विस्ट और टाइट हो रहा है, और पृथ्वी की जो शेप है ना वो कैसे चेंज हो रही है। हालांकि हालांकि नासा के वैज्ञानिक भी पृथ्वी की शेप, ऑब्लेट शेप के बारे में बात करते हैं कि पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्किंग, लेकिन ट्विस्टिंग भी हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो पृथ्वी जो ग्रह है वो देखिए किस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होते हुए, मुड़ते हुए, ये इस प्रकार से देखिए। ये मैं अपने टैब के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस तरह से देखिए कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह ऑसिलेट कर रहा है। एक मिनट, मैं 3-4 बार आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी ग्रह ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पृथ्वी में 6 साल में ऑसिलेशन होता है। और कुछ वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि पृथ्वी में से पल्स निकलते रहते हैं, पृथ्वी धड़कती रहती है, और 26 सेकंड में पृथ्वी का में पल्स निकल रहे हैं। और इस तरह से देखिए कि पृथ्वी में जब ट्विस्टिंग की बात आती है तो पृथ्वी ट्विस्ट कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है पृथ्वी ट्विस्ट। ये मैंने अपने एनिमेशन से समझाने का प्रयास किया है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स नाम से। तो मैं 4-5 बार आपको दिखा दूं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है ट्विस्ट टाइट होते हुए ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन ये ऑसिलेशन हमें ट्विस्टिंग दिखाई नहीं देता, लेकिन महाद्वीपों का स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है कि पृथ्वी में ट्विस्टिंग तो हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे चल रही है और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं कैसे चल रही है, पानी कैसे चल रहा है महासागरों का उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, बादल कैसे मूवमेंट कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में। तो वैज्ञानिक कहते हैं साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं उत्तर दक्षिण गोलार्ध में, तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है। मान लिया कोरियोलिस फोर्स के कारण, लेकिन ट्विस्टिंग तो हो ही रहा है फिर भी। ये बात तो मानना ही पड़ेगा, अगर कोरियोलिस फोर्स को माने तो भी ट्विस्टिंग तो हो रहा है। अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो महाद्वीपों पर भी प्रभाव डालना चाहिए ना, सॉलिड जमीन पर भी प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस फोर्स का, केवल हवाओं में लटके तो रहते नहीं है। चक्रवात है जो, या कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव केवल हवाओं में, बादल में, पानी में, इतना यहां तक नहीं है। अभी तो ये और पता चला है कि इनर कोर ऑसिलेट कर रही है, और इनर कोर में विपरीत दिशा में ट्विस्टिंग हो रहा है, ऑसिलेट कर रही है। तो ये सिस्मिक आधार पर ये डेटा जो आ रहे हैं। अब आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं कि न्यूजीलैंड में, नहीं सॉरी, हवाई द्वीप समूह में, जापान में भूकंप आया, और इक्वाडोर में भूकंप आया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तुर्की में भूकंप आया, और तुर्की में भूकंप आया, और इधर न्यूजीलैंड में भूकंप आया। तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में टेक्टोनिक या सिस्मिक एक्टिविटी जो होती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप सोचिए कि हमारा पृथ्वी ग्रह क्या एक्चुअल में घूर्णन कर रहा है। सोचने की बात है। ये देखिए, मैंने इस तरह से आपके सामने ये एक बार फिर चलाता हूँ। ये एनिमेशन मेरे द्वारा बनाया गया है। मैंने बनाया है इस प्रकार से कि पृथ्वी ट्विस्ट कैसे हो रही है, और मैंने ये यूट्यूब चैनल पर आज से 15 साल पहले अपलोड किया। आप देख सकते हैं इसको बड़े आसानी से। अब एक बात और बताऊं कि अगर अगर पृथ्वी ट्विस्ट हो रही है तो अब देखिए, एक एक वीडियो और बताता हूं मैं आपको। तो
ये थोड़ा सही ढंग से नहीं दिख रहा है, ये देखिए। हाँ, अब देखिए थोड़ा, ये देखो ट्विस्टिंग हो रहा है। तो ये इस प्रकार से पृथ्वी की आकृति बदल रही है। पृथ्वी की आकृति यानी वेरिएबल ऑब्लेटनेस, पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज हो रही है। इस पे अनुसंधान हो रहा है। मिंगकेंग चैंग और बारियोन डी टैपले जैसे वैज्ञानिक है नासा के, वो पृथ्वी की आकृति में बदलाव यानी पोल पर पृथ्वी दब रही है और इक्वेटर पर फैल रही है। इस प्रकार से पृथ्वी को उन्होंने क्या है कि इस प्रकार से उन्होंने, तो ये इसका एनिमेशन मैंने बताया है आपके सामने। ये देखिए। तो साथियों, वैसे तो क्या है कि अ, वैसे तो मैं आपको आगे और भी बातें बताऊंगा कि ट्विस्टिंग कहाँ कहाँ होता है ब्रह्मांड में, और कौन कौन सी लिविंग, नॉन लिविंग, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है ट्विस्ट हो रही है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि पृथ्वी के महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे से विपरीत मुड़े हुए हैं। और मैंने इस प्रकार से ये चार्ट में ये इस प्रकार से लाइनों को करके और एरो को करके बताया है, इस तरह से एस प्रकार की शेप के द्वारा। और मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के द्वीप और महाद्वीप है वो डिफरेंशियल रोटेशन के प्रचंड प्रभाव से, जैसा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में होता है, वही पृथ्वी में हुआ। उसके रेमिनेंट अभी भी पृथ्वी में मौजूद है। तो फिर पैंजिया की बात तो कैसे कैसे सही हो सकती है। तो अब हम एक बात और अब इसमें जोड़ रहे हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। तो मेरे कुछ सोशल मीडिया के मित्र और मेरे आसपास के मित्रों ने कहा कि यार क्या मजाक कर रहे हो, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, दिन रात कैसे हो रहे हैं, दिन रात कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है और ना ही सूर्य की परिक्रमा कर रही है। वो कहते ये कैसे संभव है। तो मैंने कहा कि आप बड़े पैमाने पर सोचिए, लार्ज स्केल पर सोचिए। पहले तो हम पृथ्वी की बात करें, वो कहते हैं दिन रात हो रहे हैं, ऋतुएं हो रही है, ग्रहण हो रहे हैं। तो पृथ्वी तो घूर्णन करती हुई साफ दिखाई दे रही है कि दिन रात हो रहे हैं। और आपको बताऊं कि कुछ खगोल शास्त्रियों ने ऐसे वीडियो बनाए हैं, कुछ वीडियोग्राफर ने, कि पृथ्वी को घूर्णन करते हुए देखा जा सकता है। हमारे भारत के भी वैज्ञानिकों ने भी, एक खगोल शास्त्री ने, इस तरह से देखिए, भारत के खगोल शास्त्रियों ने भी इस तरह से पृथ्वी के पृथ्वी रोटेट कर रही है, इसका ये प्रमाण है। इस तरह से देखिए, आपने ये यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि देखिए पृथ्वी के इस कैमरे को फिक्स करके, और इस तरह से देखिए धीरे धीरे ये कैमरा कैमरा रात भर फिक्स रहा और पूरा 24 घंटे तक इसका मूवमेंट हुआ। और इस प्रकार से क्या है कि वो साबित करना चाहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही, कि मिल कि सूर्य, तारे और मिल्की वे और सभी क्या है पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो दिन रात तो हो रहे हैं, इसका ये प्रमाण है। और इस प्रकार से क्या है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मैंने कहा दिन रात प्रकाश और छाया का खेल है। तो प्रकाश और छाया का खेल है कैसे, कि कुछ सौर मंडल ऐसे भी मिले हैं जहां पर एक नहीं दो दो तारे हैं, जिनको बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। 3 तारे हैं, उसमें गैर दानव ग्रह भी हैं, रॉकी ग्रह भी हैं। अब सोचिए जिस जिस सौर मंडल में 3 3 तारे होंगे, दो दो तारे होंगे, 4 4 तारे होंगे, तो वहां पे सूर्य जैसे तारे होंगे, वहां पे दिन रात की स्थिति क्या होगी, रॉकी ग्रहों पर दिन रात कैसे हो रहे होंगे। तो ये सोचने की बात है कि हम लोग अगर विशाल दृष्टिकोण से सोचें तो हमारा ये पृथ्वी सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, धड़क रहा है, ट्विस्ट टाइट हो रहा है। तो फिर दिन रात की बात, तो दिन रात की बात यह है कि हमने बहुत छोटे से स्थान से, हम पृथ्वी के एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं और विशाल पृथ्वी का 12,742 किलोमीटर व्यास डायमीटर की पृथ्वी, उसके छोटे से स्थान से हम दिन रात देख रहे हैं। पूरी पृथ्वी को अगर देखें, पूरी पृथ्वी को, क्योंकि हम पृथ्वी पर छोटे से स्थान से देख रहे हैं, अगर पूरी पृथ्वी से बाहर निकल के बादलों को, हवाओं को, महासागरों के पानी को पूरा दिखे,
तो हमें दृश्य बदल जाता है। और पृथ्वी की जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है, जिसमें लगातार हलचल होती रहती है, स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर में टेक्टोनिक हलचल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती है। सिस्मिक एक्टिविटी, पृथ्वी का इनर कोर, आउटर कोर, उसमें भी ट्विस्टिंग हो रहा है। तो मैंने अपने कुछ साथियों को ये बातें बताई है, और मैं सोशल मीडिया पर भी इसकी मैंने काफी चर्चा की। कई लोगों ने तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव एक खोज समझा और इसको बड़ा ही अप्रिशिएट किया, लेकिन कई अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं। तो सैटेलाइट लगातार जैसे कि अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी ग्रह के वीडियो और फोटो भेज रहा है। उसमें बादल कैसे दिख रहे हैं, हवाएं कैसे चल रही है, पानी कैसे चल रहा है, और पूरा पूरा अगर पृथ्वी को देखे, पृथ्वी सिस्टम की बात करें कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर ही नहीं रहा, वो बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा। और बेरी सेंटर कैसे बना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बना? हकीकत में पृथ्वी बता रहे हैं कि 26 सेकंड में धड़क रही है। तो साथियों, आज हमने जो चर्चा की है कि पृथ्वी का भौगोलिक विकास, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, इस पार्ट 2 में, और इस प्रकार से महाद्वीपों का स्ट्रक्चर पैटर्न बना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीमी गति से डिफरेंशियल रोटेशन भी चलता रहा, वॉल्केनोइजेशन होता रहा, और साथ में ट्विस्टिंग होता रहा, और इस प्रकार से धीमी गति से गैस दानव ग्रह भी एक सॉलिडिफाई होते गए, और इस प्रकार से धीमी गति से ट्विस्टिंग होते हुए इस प्रकार से महाद्वीपों का पैटर्न बन गया। तो आज आप जो ये पैटर्न देख रहे हैं, ये जो महाद्वीपों का ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये इस तरह का, तो ये पैटर्न इस कारण से बना क्योंकि डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है, जो कि आपके सामने गैस दानव ग्रहों में दिखाई दे रहा है, सभी सैटर्न में, यूरेनस, नेपच्यून में, और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में भी इसके रेमिनेंट हैं। तो आपको ये बात बताऊं कि अगर अंटार्कटिका की शेप को देखें और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के नॉर्थ पोल, साउथ पोल को देखें, तो आर्टिक और अंटार्कटिका की शेप को देखें, ये किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने से नहीं बने ऐसे। हकीकत में अंटार्कटिका की ऐसी आकृति क्यों बनी? क्योंकि जुपिटर में भी वही हो रहा है, सैटर्न में भी वही हो रहा है, यूरेनस, नेपच्यून में भी वही हो रहा है। इसी प्रकार से आर्टिक और, तो आपको कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर आज भी वो रेमिनेंट मौजूद है, जो डिफरेंशियल रोटेशन गैस दानव ग्रहों में होता है, इतने ग्रहों में होता है, वो आज पृथ्वी में हम देख सकते हैं। आज हमारे पृथ्वी ग्रह पर भी ऐसे ये जो डिफरेंशियल रोटेशन है, ये इतने ग्रहों के, वो हम अपने पृथ्वी ग्रह पर भी देख सकते हैं। तो महाद्वीपों का ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना, महाद्वीप कैसे उत्पन्न हुए, ये हमने पृथ्वी के भौगोलिक विकास में ये बात बताई है आपको आज। और हमारा पृथ्वी ग्रह वास्तव में हकीकत में सिकुड़ रहा है कुछ अननेचुरल कारणों से। क्या है कि हमारा पृथ्वी ग्रह का वर्तमान में क्या है कि एक्सपेंड हो रहा है कुछ अप्राकृतिक कारणों से। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक ग्रह जो है, ओवरऑल की बात समझते हैं, अगर संपूर्ण रूप से देखें तो हकीकत में ग्रह एक्सपेंड नहीं होता, वो सिकुड़ता जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कारण या जो भी कारण हो, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से महासागर, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जैसे धीमी गति से क्या है कि आप ये जो चेंजेस देख रहे हैं नेचर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के जो जितने भी क्या है कि महाद्वीप है और महासागर है, पानी कहीं बाहर से नहीं आया। पानी जो है इस प्रकार से गैस दानव ग्रह जो है वो धीमी गति से चेंज हुए रॉकी ग्रह में, तो धीमी गति से रासायनिक परिवर्तन होते गए, और रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ महासागर भी उत्पन्न होते गए। और इसी प्रकार से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स धीमी गति से अस्तित्व में आते गए, और धीमी गति से सरल से जटिल यौगिक बनते गए। तो गैस दानव ग्रहों से रॉकी ग्रह में चेंज होने की ये बात हम करते हैं। इस तरह से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो हकीकत में क्या है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, बल्कि हकीकत में हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है वो क्या है कि कॉन्टेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि
मैंने ये जो चार्ट आपके सामने रखे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या है कि एक्सपेंड नहीं हो रही है, बल्कि पृथ्वी सिकुड़ रही है। तो इस तरह से आज की चर्चा में मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत की है बात, पहले पार्ट 1 में और आज पार्ट 2 में, कि हमारे पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरीय उत्पत्ति कैसे हुई। इसी के साथ में पृथ्वी पर क्या है कि भौगोलिक विकास कैसे हुआ, कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो मेरा निवेदन है कि आप इस बात को जीएसआई, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में इस पर बात कहिए, और जितने भी देश के भू विज्ञान के डिपार्टमेंट है, जियो साइंस के डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस के डिपार्टमेंट है, प्लेनेटरी साइंस के डिपार्टमेंट है, मेरा कहना है कि जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनको वर्तमान की खोजों के अनुसार, प्लैनेट्स खोजों के अनुसार हमें अपडेट होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वास्तव में पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल रहा है, तो भूविज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा, पूरा जियो साइंस बदल जाएगा, और हम एक नए सिरे से सोचेंगे कि हकीकत में क्या है कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है जो है कैसे चेंज होता जा रहा है और कैसे बड़े साइज से छोटा साइज में होता जा रहा है। मैंने अलग अलग ग्लोब के द्वारा भी मैंने अपनी बात कही, और एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि मैं ये अलग अलग साइज के जो ग्लोब है आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इस प्रकार से अलग अलग साइज के ग्लोब है, और मैं आपको अलग अलग साइज के ग्लोब के अनुसार बता सकता हूं कि किस प्रकार से हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह जो है इसका प्रभाव क्या होगा कि जुरासिक और सभी प्रकार के ईयन पर पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं आपके सामने ये जो, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आपको कि ये देखिए, ये ग्लोब है, ये सबसे बड़ा ग्लोब है। उसके बाद में ये छोटा ग्लोब है, उसके बाद में और भी ग्लोब है जो मैंने आपके सामने लिखा है कि देखिए कि ये छोटा ग्लोब है। इस प्रकार से अगर क्या है कि हम सोचें कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह जो है वास्तव में क्या है, फैल नहीं रहा है। ये इस प्रकार से छोटा ग्लोब, फिर इससे ये बड़ा ग्लोब है, तो इस प्रकार से पृथ्वी बड़ी से छोटे ग्लोब की तो छोटी होती जा रही है, और इस प्रकार से हमारा पृथ्वी जो सिस्टम जो है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। एवरीथिंग इज कॉन्टेक्टिंग ऑन द अर्थ। हर चीज हम पृथ्वी पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्या है कि फैल रही है। महासागरों का पानी कम होता जा रहा है, और जीव जंतु जितने भी है उनके शारीरिक संरचना में, उनके आकार में भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सभी समाप्त होते जा रहे हैं, सभी चीजें सिकुड़ रही है, सभी चीजें समाप्त हो रही है। तो आप ये सोचिए कि एक्सपेंशन हो कहाँ रहा है। पानी पानी जो है वो ग्लेशियर पिघलने से लगातार, और पहले पानी बहुत ज्यादा था जब यूरेनस और नेपच्यून की स्टेट में था हमारा ये प्लेनेट, और धीरे धीरे क्या है कि पानी कम होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होते गए, तो रासायनिक अभिक्रियाओं से पानी समाप्त होता गया। इस तरह से हमारे महासागर भी सिकुड़ रहे हैं, और इस तरह से क्या है कि हमारा पृथ्वी जब ग्लोब है जैसे जैसे सिकुड़ता जा रहा है, तो प्लेट एक कहीं तो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि कहीं सबडक्शन हो रहा है, कहीं ड्रिफ्ट हो रहा है, और कहीं पे क्या है कि ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन हो रहा है, कहीं कन्वर्जेंट, कहीं डाइवर्जेंट। तो कुल मिलाकर के फाल्ट और फोल्ड हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं मैं कि हकीकत में हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और महाद्वीप और महासागर कैसे बने, कैसे ड्रिफ्ट हुआ, कैसे, ये बात हमें जितने भी जियो साइंस के एविडेंसेज हैं, पेंजिया के एविडेंसेज हैं, हम डिफरेंशियल रोटेशन के अनुसार भी ये समझा सकते हैं। और हम इसको क्या है कि रिप्लेस करके जितने भी क्या है कि एविडेंसेज है, चाहे पोल एविडेंसेज हो, चाहे पैलियोंटोलॉजी के हो, चाहे चाहे रॉक्स में मैग्नेटिक नेचर हो, चाहे चाहे क्या है कि सिमिलर रॉक्स मिनरल्स हो, चाहे चाहे फॉसिल्स हो, चाहे प्लांट्स हो,
तो मेडागास्कर में जो प्लांट्स फॉसिल्स मिले, एनिमल्स मिले, वही पृथ्वी में मिले। अब कुमारी कंडम नाम का द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न हो गया। कुछ भूवैज्ञानिक ऐसी बात करते हैं। तो ऐसे कई द्वीप और महाद्वीप है। जो उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि अ, पानी ग्लेशियर पिघले तो दक्षिण गोलार्ध में पानी की मात्रा बढ़ती गई, और पृथ्वी और अंटार्कटिका में बर्फ की मात्रा बढ़ती गई, और कई द्वीप और महाद्वीप जलमग्न हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने होंगे, और किस प्रकार से पृथ्वी का भौगोलिक विकास हुआ होगा, और पृथ्वी क्या है कि हकीकत में कॉन्टैक्ट हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने मैंने अपनी बात रखी है। उससे आप निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है, हमारा ये पृथ्वी ग्रह कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे धीमी गति से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है धीमी गति से सिकुड़ता हुआ अंततः ब्रह्मांड में विलीन होता है, और किस प्रकार से हमारे पृथ्वी ग्रह में ये परिवर्तन आप जो देख रहे हैं इस तरह से। तो हमारे ये पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का ये नया तरीका, जिसमें हमने आपके सामने आज ये बातें रखी है। तो आपने देखा कि आज आज के प्रस्तुतिकरण में आपने देखा तो साथियों, आज का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपनी बात लिखें। और हमने जो बातें कही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जियो साइंस को जब पृथ्वी के जन्म और विकास की बात नई तरीके से करेंगे, सौरमंडल की के जन्म और उसके विकास की नई फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये पूरा बदल जाएगा। इससे क्या है कि फिर पृथ्वी के भू विज्ञान पर प्रभाव पड़ेगा, और बहुत सी बातें, पृथ्वी के जन्म की आयु, पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल जाएगा, और नए सिरे से हम सोचेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और इस तरह से हम आज ये भाग 2 में आपके सामने मैंने जो बात रखी है कि पृथ्वी के एक्सपेंशन की बात गलत है, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी जो है वो हकीकत में सिकुड़ते हुए कैसे ब्रह्मांड में विलीन होते हुए समाप्त हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी का इस प्रकार से हमने ये पूरा चार्ट आपके सामने रखा है। ये चार्ट पूरा हमने बताया है कि आपने देखा कि ये चार्ट क्या क्या संकेत करता है। इस तरह से तो साथियों, आज का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा? मैं समझता हूं कि भाग 2 में आपने काफी बातें नोट की होगी कि पृथ्वी के भौगोलिक विकास की जो थ्योरीज है एक्सपेंशन की और कॉन्टेक्स्ट, हालांकि क्या है कि ऐसी चर्चाएं इनके परिणाम क्या होंगे आगे, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी, फिर डार्विन की थ्योरी भी एक नई सिरे से सोचनी होगी। तो साथियों, आज की आज की इस प्रस्तुतिकरण को आप जीएसआई में बात कर सकते हैं, और भू विज्ञान के लोगों से भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, अर्थ साइंस, प्लेनेटरी साइंस, वहां पर ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। तो आज हमारा ये प्रस्तुतिकरण यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। और भाग 2 को यहाँ समापन करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप पहले मेरे जितने भी प्रस्तुतिकरण हैं उनको भी देखिएगा, विचार कीजिएगा कैसे लगे। धन्यवाद।